देखिए, राष्ट्रपति की भूमिका में अगर आजादी के बाद से आप ले तो काफी सारी चेंजेस जो हैं, काफी सारी बदलाव जो हैं वो आए हैं। आजादी के बाद के पहले 2 राष्ट्रपतियों को आप लीजिए तो अपने आप में एक कद्दावर पर्सनालिटीज थी और एक लेगेसी थी पूरी फ्रीडम स्ट्रगल, और कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, और कांग्रेस एक मूवमेंट थी, पार्टी भी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। उस समय तो और वो लोग संविधान की भावना को बहुत अच्छे से समझते थे। संविधान में जो चीज नहीं लिखी हुई है लेकिन अगर उसकी भावना है तो उसको वो उसी हिसाब से उसका आदर करते थे। जैसे इमरजेंसी, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग में, बट उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। लेकिन 69 के बाद से जब वो वीवी गिरी और संजीवा रेड्डी वाली इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये बदलाव आए। 75 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया 78-79 में, और जिसमें सारी चेंजेस जो है वो खत्म की गई। और उसके बाद संजीवा रेड्डी ने जिस तरह से चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया बिना बहुमत होते हुए भी, उसके बाद से उसकी भूमिका के ऊपर संदेह किया जाने लगा। और जगजीवन राम जी को नहीं न्योता दिया, ठीक है। तो उसके बाद से उसके ऊपर भूमिका पे संदेह किया जाने लगा कि वो पार्टी से ऊपर है या नहीं है। और उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति आए कहीं ना कहीं उसी प्रभाव में बने रहे वो। तो भूमिका जो है वो धीरे धीरे राष्ट्रपति अपनी पर्सनालिटी से अपनी भूमिका बना सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया, उनकी बात सुनी भी जाती थी और रिस्पेक्ट भी किया जाता था। मुझे लगता है वो दोनों स्टेट्समैन ज्यादा थे। हाँ, लेकिन उसके बाद पॉलिटिशियंस जब नहीं, मैं स्टेट्समैनशिप के बारे में एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि 1951 में जब हिंदू कोड बिल का इशू आया तो राष्ट्रपति उसके साथ सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने एज प्राइम मिनिस्टर ऐसा एक अच्छी बात की, ही रेफर्ड इट टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की बात आई है तब राजेंद्र प्रसाद जी भी उस बात को मान गए। ये एक बहुत बड़ी अपने एक न्यू रिपब्लिक में, लेकिन एक जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है राष्ट्रपति की भूमिका, वो ऐसा है कि जैसे आशुतोष ने शुरू में कहा कि ऐसी आशंका है या एक तरह से अजम्पशन है कि लोकसभा की बात हो सकती है, जो अगली बार जो आने वाली है इलेक्शन, उसमें जो 2 बड़े गठबंधन हैं उनमें से शायद किसी को बहुमत ना मिले। अभी तक तो पहले एक पार्टी के नाम पर इनवाइट किया जाता था, उसके बाद गठबंधन के नाम पर, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तब जो भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दलजीत जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है कि ही इज द बकल बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। बेल्ट में जो बकल का काम है वो राष्ट्रपति का, यानी दोनों को जोड़ने का काम है। तो वही उसकी भूमिका बहुत स्पष्ट रूप से बता देती है कि उसे जोड़ने वाला काम करना चाहिए, ना कि एक पार्टी के। नहीं, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनका भी आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74, 78 ये बहुत क्लियर है कि राष्ट्रपति एक मंत्री के डिसीजन को भी, क्योंकि अभी की स्थिति में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, अब एक तरफ शरद पवार खड़े हैं, एक तरफ मतलब कोई मंत्री किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मान लीजिए दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन दिस कंट्री, लेकिन परिस्थिति तो यही बनी है ना। परिस्थितियां की बात छोड़ो, एज प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर हो आप, हाँ, देश के मंत्री हो, आप देश के राष्ट्रपीय हो, लेकिन हमें ये मान के, और जहां भी कहीं त्रुटियां आती हैं इनकी फंक्शनिंग में, इनके फैसलों में, राइट, वहां फिर हमें पीपल्स एक्टिविज्म कम्स इन। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति एक मीडिएटर की भूमिका, एक पर्दे के पीछे, मैं हमेशा कहूंगा, एक भूमिका निभा सकते हैं। आगे आने दो जी राष्ट्रपति, लेकिन आगे पीछे को रखा जाए तब अगर उनकी पर्सनालिटी उस लायक कद नहीं है तो कोई उनकी बात सुनेगा। राष्ट्रपति आए हैं, ऐसे उन्होंने कदावर की बात कही है, 12 राष्ट्रपति अपना रोल अदा करते रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहिए ओहदे के समानांतर उसका नहीं ऐसे। जगह जी, जो शुरू से बात चली आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हुआ है और जिस हालत में हम हैं, इसके मायने कुछ बदल गए हैं अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन के? नहीं, देखिए, एक बात और स्पष्ट है कि जो मैं ये बात कह रहा हूं कि पिछले 10-15 साल से, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो 2-3 राष्ट्रपति आए हैं, शायद उनके पास असमंजस की स्थिति में विकल्प थे नहीं, क्योंकि वो उस तरह की भूमिका में रही नहीं है।
अब एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसके पास विकल्प हैं, जो क्राइसिस मैनेजर रहा है। हाँ, लेकिन खतरा जो है, या देश के लिए जो एक बड़ी अचंभे की बात रहेगी, वो ये कि क्या वो अपने अनुभव को देश के भविष्य के लिए, देश के बेहतरीपन के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहीं अपने पार्टी के बैकग्राउंड में अटके रहेंगे। लेकिन इनके पास अनुभव दोनों तरह का है, अगर चाहेंगे। बार बार अनुभव की बात आ रही है प्रणव जी के, लेकिन मानूंगा कि उनके पास अनुभव है, लेकिन उस अनुभव का इस्तेमाल पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं किया। ठीक है, आज के प्रधानमंत्री उनके जूनियर थे, ठीक है, लेकिन वो पहले भी वित्त मंत्री थे और अपने जूनियर के कार्यकाल में भी वित्त मंत्री ही थे। तो ये बात तो उनके हाथ में जाती है द्विवेदी जी। क्यों उनको वहां पे नहीं समझा गया? नहीं, तो वो दलीय राजनीति का एक हिस्सा आता है, नेहरू गांधी परिवार की राजनीति है, लेकिन वो उनके हाथ में जाती है, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बनते तो अलग बात होती है ना। नहीं, वो उनके हक में कैसे जाती है? उनके हाथ में इस तरह से जाती है कि एक मतलब उनके हाथ में किस तरह से जाती है, बड़ा तीखा सवाल है। दो बातों है मैं कहूंगा, एक तो कि एक विरोधी पार्टियों को भी देखिए, आप जैसे देखिए ना, जिस दिन उनका नाम अनाउंस होता है उसी दिन खुलेआम, और प्रणब दा ने इस बात को कहा है कि बड़े शिवसेना जैसी पार्टी जो आउट एंड आउट हिंदुत्व पार्टी है, उसने सपोर्ट किया, नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, मतलब बहुत अपोजिशन पार्टी से, जो कि अक्सर नहीं होता। मतलब जैसे आप पॉलिटिक्स करते रहे हैं, बिल्कुल उसको डायगोनली उसके ऑपोजिट जाके लोगों को प्रणब दा ने कभी पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंट्रेशन नहीं की। प्रणब दा क्राइसिस मैनेजर है, जैसा जदा साहब ने कहा, उनका काम रहा रिकंसिलिएशन का। ही वाज लाइक अ वाजपेयी ऑफ कांग्रेस, जैसे हमारे बादल साहब यहाँ पंजाब में हैं। द्विवेदी जी आपसे डिसएग्री करते हैं, आप कैसे डिसएग्री करते हैं? सर, मैं ये बात बार बार मेरे को नहीं समझ आती। ठीक है, क्राइसिस मैनेजर वो रहे हैं, लेकिन उस क्राइसिस मैनेजर की देश को भी तो जरूरत थी, जब देश को लीडरशिप की जरूरत है। इस देश में आज सबसे बड़ी कमी लीडरशिप की है। अगर वो क्राइसिस फैमिली पार्टी है। नहीं, आशुतोष, एक सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि अगर वो इतने बड़े क्राइसिस मैनेजर हैं, तो उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाएगा? ये तो एक सवाल, एक जेन्युइन सवाल है। वो तो गद्दी रखी गई है राहुल गांधी जी के लिए, तो राहुल गांधी ये चूंकि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही सक्षम है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री अगर बनाते हैं, एक और बात तो एक खतरा होता है उनको। हाँ, जो ये जो असली बात है कि वो कांग्रेस पार्टी को देखना है कि उनके लिए खतरनाक है, वहां अनुभव और तजुर्बे और वहां एक्सपीरियंस सब बैक सीट पर चला जाता है, क्योंकि पीएम की गद्दी आ गई, वहां नहीं वो काउंट होगी राज के लिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 84 में जैसा हम पढ़ते रहते हैं तभी इसी बात से एक जो सवाल नया आया वो ये है कि कहीं उनको राष्ट्रपति उसी युवराज के लिए तो नहीं बनाया गया है जिसकी आप बात कर रहे हैं? वो कहीं ये द्विवेदी जी तो बार बार उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी बात को कर रहे हैं, उनके लिए भूमिका तय कर दी गई है कि आपको एक रबर स्टैंप के रूप में नॉन फंक्शनल भूमिका उनको प्रदान कर दी गई। लेकिन देखिए द्विवेदी जी, बहुमत तो सिद्ध करना पड़ता है। नहीं, बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने उस एक रोड़े को हटाने का काम किया। देखिए, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा और बहुत जगह पढ़ा, इंद्र मल्होत्रा ये सब लिखते रहे, तो इस पे कभी कोई औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है। 84 में क्यों उनको हटाया गया, 1885 में राजीव गांधी ने उनको हटा दिया, उनको मतलब काफी दिन बाहर। वो तो सीधी सी बात है। पंजाब जी ने कहा कि मैं सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हूं, मैं इंदिरा गांधी के एब्सेंस में प्रिजाइड करता था, तो उन्होंने एक सलाह दी कि सीनियर मोस्ट होने के नाते शायद मुझे मौका मिला गया कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट को बनना चाहिए। सीनियर मोस्ट जो है वो उनके स्वामी भक्ति को, बिकॉज ही वाज सीन एज अ क्रिएशन ऑफ इंदिरा गांधी। लेकिन उसके बाद वो उससे बाहर आए और दोबारा वापस वित्त मंत्री बने। बड़ी मुश्किल से आए, योजना आयोग में रहे, उनको नरसिम्हा राव जी लाए, बड़ी मुश्किल से लाए, रिहेबिलिटेशन बड़ी मुश्किल से हुई। मेरे ख्याल में राजीव गांधी ने 88 में उनको योजना आयोग में कहीं कोई जगह दी। बड़े दिन बाद है, दूसरे दल भी बनाए, नरसिम्हा राव के दौर में कांग्रेस से बाहर भी हो गए थे ये। उसका एक खतरा भी है कि आप 50 साल जिस तरह का जिस दल के लिए मैनेज करते रहे हो, कहीं दिशा उस तरफ चली जाए तो पिछली हमारी राष्ट्रपति। मैं एक बात ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि हमारा विचार विमर्श भी कुछ स्पेकुलेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस पे हो रहा है, इससे बचना चाहिए। राष्ट्रपति की जो संविधानिक जिम्मेवारियां हैं, अब एक इशू अभी तक उठा है कि त्रिशंकु सरकार आती है, सिचुएशन आती है तो क्या होगा, राइट, उसको देखना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मैं आगे बात कहना चाहता हूं। बात तो यह है कि यह संविधान भारत के लोगों के लिए,
लोगों के इश्यूज तो उठ ही नहीं रहे। गरीबी का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, शिक्षा का इशू है। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कानून ये कहता है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट एक यूनिवर्सिटी बना सकती है। कहीं भी नहीं लिखा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना सकती है। मैं तो अपने सारे देश में टीचर्स मूवमेंट को लीड करता रहा हूं, राइट। पर वो कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। नो प्रेसिडेंट हैज कम फॉरवर्ड टू से एनीथिंग ऑन दीज इश्यूज। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज इश्यूज व्हिच आर द मोस्ट सेंट्रल इश्यूज। बहुत सारे डज द प्रेसिडेंट थिंक अबाउट दीज इश्यूज और नॉट। तभी मैंने कहा था कि उनको पर्दे से पीछे नहीं, आगे तो बहुत कुछ पॉलिटिक्स हो रही है पर्दे के पीछे। लेट हिम कम in front of the people। आप ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मामला है, जो फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं, उनको बोलना चाहिए। बहुत सारे राष्ट्रपति की भूमिका इन्हीं इश्यूज ये इश्यूज होने चाहिए। ये क्या हुआ कि राजनीतिक अतल पतल करनी है। राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। 3 चीजें मैं लेकिन तब 2 सेंटर ऑफ पावर हो जाएंगे और वो प्रधानमंत्री उसको जनता में अवेयरनेस, सरकार को सही रास्ता दिखाने का काम, यहाँ पे राष्ट्रपति भूमिका निभा सकता है कहीं ना कहीं। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में। पहली बात तो मैंने ये कही कि 2014 में एक बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरी बात मैंने कहा मिलीजुली माफ करना ये होना, लेकिन जो सवाल बात करिए, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी का आरंभ करेगा कौन। मैंने शिक्षा के क्षेत्र की बात कही है, राइट टू वर्क आज तक लोगों को नहीं मिला। दूसरी अभी आज प्रेम जी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितना वो कह रहे हैं कि सोशल अनरेस्ट इज बिकॉज ऑफ दीज सोशल इश्यूज। राइट, शुड द प्रेसिडेंट नॉट स्पीक? और राइट टू फूड एक बहुत बड़ा इशू है। राइट टू फूड, मैं वही करने की बात है। करोड़ों टन जो है वो वेस्ट जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति है ना, उनके पास एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर है और हमारा इतिहास ये कहता है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति के सामने यह स्थिति नहीं आई कि उसको वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े जब से हमारा देश आजाद हुआ है। जो मुद्दा आप उठा रहे हैं गरीबी और एजुकेशन का, वो मुद्दे जायज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो इनके पास उस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के इश्यूज को स्टेट्स और नेशन में इंप्लीमेंट यू आर गोइंग टू एक्सट्रीम, यू आर गोइंग टू एक्सट्रीम वेटिंग फॉर एक्सट्रीम प्रोविजन है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो इन शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल्सो ऐसी बात देखो, भारत की स्थिति आप जैसे मर्जी कह लो, बहुत बड़े बड़े विचार आते रहे हैं और जैसे एशियन कंट्रीज कोलैप्स कर गए, वो जैसे भी स्थिति थी हम उससे बचें, राइट, वो भी बातें। मैं नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को यूज करें या दूसरी इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को यूज करें। मुझे अगर उनकी इंटरवेंशन होती है तो इसके ऊपर सवाल बनता है। करप्शन का इशू है, मनी स्टैश्ड अवे इन फॉरेन बैंक्स का इशू है। इनके इन इशू राष्ट्रपति उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को सलाह से चलनी होती है। यही तो धारणा है। एक बुकिश बात को मैं समझता हूं, कॉपी बुक प्रेसिडेंट को नहीं मानना चाहिए। इफ प्रेसिडेंट इंसिस्ट्स ऑन दीज इश्यूज ही कैन डेफिनेटली क्रिएट ए न्यू वेव। मैं तिवारी जी, मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात नहीं कर रहा, राइट, फिर भी उस दायरे में रहते हुए संवैधानिक दायरे में रहना होगा। मैं 3 बातें कहना चाहता था। 2014 की बात मैं बार बार कहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मिलीजुली सरकार के चलाने में एक राष्ट्रपति एक भूमिका निभा सकता है, पर्दे के पीछे। फिर से मैं कहूंगा सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता, पर जो मिलीजुली सरकार में जो अड़चने आती हैं उसमें राष्ट्रपति एक भूमिका निभा सकता है। खासतौर प्रणब दा निभा सकते हैं, प्रतिभा पाटिल नहीं निभा सकती थी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति की जो भूमिका है संवैधानिक भूमिका, तो राष्ट्रपति जैसे के आर नारायणन थे या कि वेंकटरामन थे, तो बहुत बार जैसे आप देखते हो राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया था, 356 का मिसयूज होता है, बहुत सारे संवैधानिक आर्टिकल्स, बहुत सारे बिल्स अटके हुए हैं। वहां पे राष्ट्रपति प्लॉट कर सकता है, राष्ट्रपति एक मैसेज भेज सकता है। हालांकि अभी तक किसी राष्ट्रपति ने लोकसभा को, पार्लियामेंट को मैसेज नहीं भेजा, पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक मैसेज भेज सकता है। बिल्स आर पेंडिंग इन द पार्लियामेंट, बिल्स आर नॉट पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति मैसेज भेज सकता है, मैं कह रहा हूं मैसेज भेज सकता है। मुझे पूरी तरह से पता है। आशुतोष, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। द्विवेदी, आप निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उसके पास बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन जैसा डॉक्टर आशुतोष ने कहा, वो इस तरीके से, मतलब जो सोशल बिल्स है या सरकार को कोई एक गाइडेंस देने की बात है, ऐसा बिल पास किया गया, तो उसके बारे में वो निश्चित रूप से अपनी पर्सनालिटी के द्वारा और अपनी भूमिका बना सकता है। हाँ जी, आप सभी इस बहस में शामिल हुए। मुझे लगता है बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं और बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं उनके साथ जुड़ी हुई। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इस पद की अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है, लेकिन अहमियत तभी बरकरार रहेगी जब राष्ट्रपति देश चलाने में सक्रिय भूमिका निभाए।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी यही उम्मीद की जा सकती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा करें और उसकी गरिमा बनाए रखें।